हेलो लर्नर्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रचित बंसल और आज हम लोग लेकर आए हैं अद्वितीय प्रश्नोत्तरी 20 क्वेश्चंस रीलोडेड स्टैटिक जीके क्वेश्चंस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हर एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक का एक भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस आना तय रहता है। और साथ ही साथ हम लोग रिपीटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि रिपीटेड है तो मतलब फिर से नहीं आएंगे, जरूर आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम कर ही रहे हैं। मोर ओवर हम लोग संभावित प्रश्न जो कि रिपीटेड नहीं होंगे, मतलब नए क्वेश्चन है जो कि फ्रेम करे जा सकते हैं आगे वाले आने वाले एग्जाम्स में। और मेरा नाम, जैसे मैंने बताया, मैं रचित बंसल, अफेयर्स हॉटस्पॉट इस चैनल का नाम। पीडीएफ इस पूरे सेशन की आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमको आप यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी लिंक्स यहाँ पर आ गई हैं, टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल गया है यहाँ पे, अफेयर्स हॉटस्पॉट, वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। वहां पे जाकर आप क्लिक करके वो डायरेक्ट कर देगा आपको टेलीग्राम पे। मोर ओवर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, कर दीजिए। लाइक करना होगा वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मोर ओवर शेयर कर दीजिए और लोगों के साथ। और इस पूरे अफेयर्स हॉटस्पॉट के बारे में आप और ज्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम लोग यहाँ दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं आप लोगों से। बहुत बहुत अच्छा लगता है मिलने में। और साथ ही साथ ये बहुत ही एक्साइटिंग सेशन होने वाला है। हम लोग की ईमेल आईडी भी दी है, आप वहां पर अगर कोई इश्यूज है कंटेंट के साथ तो वो प्लीज आप शेयर करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आप मटेरियल खुद से देना चाहते हैं तो आप उसका ड्राइव का लिंक आप मटेरियल्स डाल के वो हमको ईमेल आईडी पे शेयर कर दीजिए। हम लोग आपके क्रेडिट्स आपके नाम के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करेंगे। मोर ओवर क्यूआर कोड दिया हुआ है। क्यूआर कोड का वैसे तो यहाँ पर ज्यादा कोई मतलब है नहीं, पर अगर आपको यूट्यूब चैनल का लिंक ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पीडीएफ में नहीं मिल रहा है, खुल नहीं रहा है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करिए, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुमूल्य है और हम लोग को पढ़ने ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो इसीलिए हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करे आगे स्लाइड पर चलते हैं। The Indus people knew the use of weights and measures, which is proved by the discovery of the seal at ESSC CML preliminary examination 1999 में आ चुका है। कंबाइंड मैट्रिक लेवल का एग्जाम था, प्रीलिम्स का। तो उसमें आया हुआ है कि इंदस पीपल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो वेट्स एंड मेजर्स, भार मापने की जो गतिविधियां हैं उसमें महारत हासिल की थी, वो किस सील की खोज द्वारा प्रूव किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं कालीबंगन, हड़प्पा, छानूदारो, लोथल। तो सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर नोट करके आप एक एक ऑप्शन को मतलब अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, इससे आपको याद भी रहेगा। और साथ ही साथ एक मेमोरी में बैठ जाएगा कि हाँ ये था। साथ ही साथ मैं भी ये भी बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसका एक पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट मतलब इसके नोट्स बनाइए, 1 2 3 4 करके बुलेट्स में जब बनाएंगे तो जल्दी याद होता है। साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि एवरग्रीन है एंशियंट हिस्ट्री में। ये हर एग्जाम में देखा गया है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है इससे कनेक्टेड। हड़प्पा से आ जाता है, मोहनजोदारो से आ जाता है, ग्रेट बाथ के बारे में आ जाता है, ग्रेनरी के बारे में आ जाता है, सी पोर्ट के बारे में आ जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। पशुपति सील के बारे में आ जाता है, डांसिंग गर्ल के बारे में आ जाता है। तो मैं अभी मतलब बैठे बैठे इतने सारे मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दी। तो आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो और चीजें निकलेंगी। तो इसके जो डिस्कवरर थे वो भी आपको अगली स्लाइड में पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। और जो डिस्कवरीज हुई हैं वो इस माइंड मैप में जो दी हैं उसमें आपको मिल जाएगी। जो हड़प्पा है वो एक्सकवेशन जो हुआ था वो दयाराम साहनी जी ने करा था 1921 में। मोहनजोदारो को जो एक्सकवेशन हुआ था वो आर डी बनर्जी ने करा था 1922 में। ऐसे करके कई और साइट्स हैं, जैसे लोथल एक इंपॉर्टेंट साइट है, उसका एक्सकवेशन हुआ था आर राव ने करा था 1953 में। कालीमंगन जिसका एक्सकवेशन करा था घोष जी ने 1953 में। ऐसे करके बहुत सारे साइट्स हैं, धोलावीरा, सो बनावली। और इनमें से आपको ये भी बताना चाहिए ये साइट्स किस देश में लोकेटेड है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है। तो ये आपको बताना चाहिए क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस। और तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो साइट डिस्कवर हुई है अब वो कहाँ पर है, ये भी बताना चाहिए। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये दूसरी स्लाइड पर है। बैकग्राउंड में है कि पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन अचीव ग्रेट एक्यूरेसी, मतलब जो उस वैली उस टाइम के लोग थे, उस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा होशियार थे उस मामले में। साइंटिफिक एक्यूरेसी उनकी बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल पे थी। उन्होंने लेंथ, मास और टाइमलाइन, लंबाई, द्रव्यमान और समय मापने में एक महान उपलब्धि हासिल की हुई थी। उनका जो सबसे छोटा विभाजन
मतलब जो मापने की गतिविधियों को प्रेरित करता हुआ सबसे छोटा विभाजन जो उनकी तरफ से था वो एक हाथी दांत पर चिह्नित है, जो कि लोथल में पाया गया है, 1.704 मिलीमीटर का है। ये अभी तक का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है जो कि अभी तक रिकॉर्ड किया गया है कांस्य युग की श्रेणी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको आप याद रखिएगा। मोर ओवर मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसे मत पढ़िए इसको, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा, 1 2 3 4 बुलेट्स के फॉर्म में लिखिए। और मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़े कलरफुल पेन्स लीजिए, क्योंकि ये फिर आपकी जो नीरसता होती है पढ़ने की उसको भी दूर करता है, उससे जल्दी याद होगा। जो काम आप 1 घंटे में कर रहे हो वो आधे घंटे में कम खत्म हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने आपको बताया एसएससी सीएमएल में आया है 1999 में, और ये चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1999 में आया, चलता आ रहा है, अभी भी आ रहा है। प्लीज पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। इंटरनेशनल डेट लाइन लाइज ऑन द ग्रीनविच मेरिडियन, द डेट ऑफ अलास्का इज अहेड ऑफ द डेट ऑफ साइबेरिया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब इसमें से जो फर्स्ट या सेकंड कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। या तो सिर्फ पहला करेक्ट है, या तो सिर्फ सेकंड करेक्ट है, या फिर बोथ 1 and 2, या फिर इनमें से कोई नहीं करेक्ट है। तो ज्योग्राफी अगर आपको स्ट्रांग रखनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ल्यूसेंट की जो जीके की आती है, अरिहंत की जो जीके की आती है, वो आप उसके जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो थोड़ा सा ब्रीफ रीडिंग कर लें। या फिर आप एक किसी 8th या 7th क्लास के बच्चे की बुक भी दे सकते हैं इस चीज को लेने के लिए, इस चीज को पढ़ने के लिए, इंटरनेशनल डेटलाइन वगैरह, क्योंकि उसमें बहुत बहुत ही प्रिसाइज वे में एक्सप्लेन करा गया है। और साथ ही साथ आपको यूट्यूब वीडियो तो मैं दे ही रहा हूँ, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर है और किस तरह से ये हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नीदर 1 nor 2, मतलब दोनों ही गलत है। और इंटरनेशनल डेडलाइन आप देख सकते हैं ऐसी दिखती है कुछ, मतलब ये एक अज्यूम्ड स्ट्रक्चर है। ये मतलब असल में है नहीं, ये हम लोगों ने एक फ्रेम करा हुआ पोर्शन है। ये जिगजैग वे में जाती है, और ये पैसिफिक ओशन के एरिया में थ्रू आउट रन करती है, और ये एग्जैक्टली हाफ पे है फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन अराउंड द वर्ल्ड। तो ये एक लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री पे, और जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो 0 डिग्री पे है। तो बेसिकली ये कोइंसाइड नहीं करती हैं, लाई नहीं करती एक दूसरे पे, इसलिए ये स्टेटमेंट पहला वाला गलत हो जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, डेट ऑफ अलास्का इज अहेड ऑफ द डेट ऑफ साइबेरिया, वो भी गलत है, क्योंकि साइबेरिया की डेट अलास्का की डेट से आगे है। कैसे, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। तो मैं थोड़ा सा पहले पढ़ देता हूँ। मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का खेल आ जाता है यहाँ पे। तो जो इंटरनेशनल डेडलाइन है बेसिकली जिगजैग लाइन है, जो कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और थोड़ा सा यहाँ पर एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आया है कि पर्सन जो एक बंदा है जो कि वेस्टवर्ड्स मूव कर रहा है, जो कि वेस्टवर्ड मूव कर रहा है प्राइम मेरिडियन से अप टू 180 डिग्री वेस्ट, विल पुट हिज वॉच, मतलब अपनी घड़ी को 12 घंटे पीछे एडजस्ट करता है। साथ ही साथ जो ईस्ट वर्ड्स मूव कर रहा है अप टू 180 डिग्री ईस्ट, वो अपनी वॉच को 12 घंटे आगे हेड मूव करता है, मतलब 12 घंटे आगे की तरफ सेट करता है। तो अब चूंकि अलास्का जो है वो वेस्ट में है और साइबेरिया ईस्ट में है, तो ये ऑटोमेटिकली ये सब पूरा सम अप होके एक डॉट्स को कनेक्ट करके बता देता है कि जो डेट ऑफ साइबेरिया होगी वो अलास्का की डेट से आगे होगी, क्योंकि हर कंट्री का एक टाइम जोन फिक्स है। अब कुछ कुछ कंट्रीज में बहुत सारे टाइम जोन हैं, मतलब एक कंट्री के अंदर ही अलग अलग टाइम जोन चल रहे हैं। वैसे ही इंडिया में भी टाइम जोन है, चाइना में भी टाइम जोन है। तो उसी टाइम जोन को मद्देनजर रखते हुए, इंटरनेशनल डेट लाइन को मद्देनजर रखते हुए, हम लोग कह सकते हैं कि जो अलास्का है उसकी जो डेट है वो साइबेरिया की डेट से पीछे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हो गया है। आप इसके बारे में और जानकारी अगर देखना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी की बुक लीजिए, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं इस बेसिस पे। न्यूमेरिकल्स ना करिए, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं है अब इस समय करने का। आप इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो जरूर पढ़ लीजिए कि ये क्या होता है, कैसे होता है। अलग अलग तरीके के लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स जरूर जान लीजिए, बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In which of the following wars were the French completely defeated by the English? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2008 में आया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि फिर से नहीं आएगा, जरूर आ सकता है। और जिनको लगता है कि यार रिपीटेड क्वेश्चन है, हमें दो नए क्वेश्चन देखने हैं, तो वो लोग स्लाइड्स वेट करिए। ऑल्टरनेट स्लाइड्स पे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो संभावित तौर पर पेपर्स में आगे चलकर आ सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दी हैं वो है बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लाजी, बैटल ऑफ अद्यार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगर पता है तो आप मुझे आशा है नोट कर रहे होंगे एक जगह पे, अपने थ्रू आप पॉइंट्स पॉइंट्स बुलेट्स बना रहे होंगे। तो अगर नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक
अटेंटिव माइंड सुनिए, ये आपको याद भी हो जाएगा, ऐसी कोई कठिन चीज नहीं है। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर मैंने एक हिंदी में डिस्क्रिप्शन भी दिया है थोड़ा सा, कि वॉन्डी वॉश का जो युद्ध है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में सन 1760 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उनको पौंडीचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। अब पौंडीचेरी के बारे में थोड़ा सा मतलब इसमें पौंडीचेरी क्यों आया है, क्या रेफरेंस है उसका फ्रेंच और अंग्रेजों से, तो वो मैं आपको अगली साइड पे दूंगा। खैर, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही हिस्सा था। और वॉन्डी वॉश का युद्ध ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ एक निर्णायक युद्ध था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजों की जीत हुई थी। ये कंप्लीटली डिफीट हो चुके थे फ्रेंच यहाँ पर। इसमें जो वॉन्डी वॉश का स्थान है वो तमिलनाडु में है। और ये किस दिन को हुआ था एग्जैक्टली वो है 22 जनवरी 1760। तो इसकी जो अगली स्लाइड है वो थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देखिए, वो इंग्लिश में है, मैं आपको और इजी वे में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप डरिएगा मत, ये पैराग्राफ इतना बड़ा आ गया, अरे नहीं नहीं। और अजीब अजीब नाम दिख रहे हैं, काउंटी लैली, सर आयरकुट, है ना, अजीब अजीब नाम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश जो थी वो एक निर्णायक युद्ध था, जो कि सात सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। काउंटी लाली ये नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये एक फ्रेंच आर्मी की जो टोली था उनके करता धरता सरदार टाइप के थे। इन्होंने क्योंकि इन्होंने को पता चल गया था कि ये अब बहुत ही ज्यादा लैक ऑफ फंड से जूझ रहे हैं, लैक ऑफ नेवल सपोर्ट से जूझ रहे हैं। इनके पास नेवल सपोर्ट की कमी हो गई थी, फंड्स की कमी हो गई थी, तो इनका एक अंदर से एक इनके अंदर सपना आया कि भाई अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, फोर्ट किला ढूंढना पड़ेगा, किले के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। तो इन्होंने वंडवासी नियर पौंडीचेरी, मतलब वॉन्डी वॉश उसी से नाम पड़ा है, तो उसको रिगेन करने के लिए इन्होंने एक थोड़ा सा अटेम्प्ट करा था। पर सर आयरकुट की फोर्सेस ने, जो कि अंग्रेजों की तरफ से था, उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब फ्रेंच जनरल जो थे मार्किस डी बूसी कास्टेलानो, उन्होंने और फ्रेंच जो सेना थी वो पौंडीचेरी पर रिस्ट्रिक्ट हो गई। और जब ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ा और जब वॉर आगे बढ़ी, तो उन्होंने आगे चल के फ्रेंच ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया अपने को। 16 जनवरी 1761 डेट याद कर सकते हैं आप। और ये थर्ड कार्नेटिक वॉर का एक समझ लीजिए नाम दिया गया इसको, थर्ड कार्नेटिक वॉर, जो कि फ्रेंच और ब्रिटिश में लड़ी गई थी। आफ्टर मेकिंग सब्सटैंशियल गेन्स इन बंगाल एंड हैदराबाद, द ब्रिटिश आफ्टर कलेक्टिंग a substantial amount of revenue were fully equipped to face the French in the Battle of Bondi Wash। तो ऐसा हुआ कि थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद एक बहुत ही समझा जाना हुआ अंग्रेजों को लाभ हुआ बंगाल और हैदराबाद में। उन्होंने एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर ली, टैक्स जनरेट कर लिया। उसके बाद उनके पास एक फुल्ली सपोर्ट था जिससे वो फ्रेंच को डिफीट कर सकते थे वॉन्डी वॉश में, तो उन्होंने वही करा। और बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश अंग्रेजों की जीत का एक निर्णायक युद्ध बन गई। तो ये डेट्स ये जरूर याद रख लीजिएगा, 16 जनवरी 1761 में इन्होंने फ्रेंच ने सरेंडर कर दिया था। और पीछे जो मैंने बताया था आपको, ये 22 जनवरी 1760 ये तिथि है जिस दिन बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश लड़कर परिणाम हासिल हुआ था। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के तौर पर, इज यूजुअली नियर 100%, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज यूजुअली नियर 100% और रिप्रेजेंट्स द परसेंट ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज एम्प्लॉयड, या फिर सी इज अ मेजर ऑफ द प्रोपोर्शनल ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक यूज्ड फॉर करंट प्रोडक्शन, या फिर डी rises as the economy moves into a recession since firms must replace unemployed workers with some other resources to maintain production। तो इकोनॉमिक्स का है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से साउंड कर रहा होगा जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं लिया होगा, जो सब्जेक्ट जिनको नहीं पता होगा। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है, बहुत ही आसान भाषा में। इसका जो आंसर है वो है सी इज अ मेजर ऑफ द प्रोपोर्शनल ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक यूज्ड फॉर करंट प्रोडक्शन। ये आप याद रख लीजिएगा ऐसे ही। और जो इसके बारे में है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आखिर होता क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हिंदी में अगर बात करें तो क्षमता उपयोग। तो ये वह सीमा है जो फर्म या राष्ट्र अपनी स्थापित उत्पादक क्षमता को नियोजित करता है। मत पढ़िए, इसको छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, डरना नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल देता हूँ, प्लीज इसको किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय से ना जोड़ें। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ब्रीफ एग्जाम्पल है, कि 100 जनरेटर्स हैं एक बंदे के पास। ठीक है, 100 जनरेटर्स, एक्सप्लिसिट हो गया यहाँ पे। 100 जनरेटर्स, मैं एक्सैचुरेट कर रहा हूँ, 100 जनरेटर्स है। और वो बंदा जो है उसके पास 100 जनरेटर्स, हम 100 जनरेटर्स 100 मतलब एक यूनिटी वे में देखे तो 100 जनरेटर्स 100 हाउसेस को पावर करने में सक्षम है। पर जो बंदा है
उसको कहा गया है कि आप इतना आपको ये संभालना है काम, 100 जनरेटर्स आपको किसी तरह यूज करने हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देनी है। अब उसने क्या करा, 100 जनरेटर्स तो ले लिए उसने, पर वो समझ नहीं पाया उसको यूज कैसे करना है। इस चक्कर में उसके जो 20 जनरेटर थे वो भंगार में पड़े हैं, दीमक खा रही है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, बड़े बेकार हो नहीं पड़े पड़े। अब उसके पास बची हुई क्षमता है 80 जनरेटर्स की। तो अब वो क्या कर रहा है, 80 जनरेटर के थ्रू अब 80 घरों में वो बिजली दे रहा है। तो ये उसकी हो गई, जो 100 जनरेटर थे वो थी उसकी टोटल कैपेसिटी, और जो उसने 80 जनरेटर यूज करे हैं वो उसका पोर्शन बीइंग यूटिलाइज्ड है, मतलब उतना वो हिस्सा यूटिलाइज कर पा रहा है जो कि संभावित आउटपुट हो गया है उसके तौर पे 80 घरों को देने का। ये होता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो कि जनरली एक परसेंटेज में एक्सप्लेन किया जाता है। और ये होता है टोटल कैपेसिटी बाय द पोर्शन बीइंग यूटिलाइज को टोटल कैपेसिटी से डिवाइड किया जाता है। तो ऐसा होता है सीन, ठीक है। और ये परसेंटेज में एक्सप्लेन किया जाता है, ये एक फर्म और या फिर इंडस्ट्रियल सेटअप के ऊपर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन था, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में। अगर आपको थोड़ा बहुत और इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में तो आप इसको और डीपली स्टडी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंफॉर्मेशन का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लीजिए साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन तो भैया एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कभी पुराना नहीं होता, हर एग्जाम में आता है। 2015 रिसेंट ही है, इतना पुराना नहीं है, 6 साल पुराना कहाँ पुराना है यार, 2015 का है, ठीक है, एसएससी का ही है। और जो उसके ऑप्शंस है वो है बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद या गोपालाचारी अय्यांगर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और जो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, उनके नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे, एन गोपाला स्वामी यानगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी के ऊपर भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं तो वो आप देख लीजिएगा। एस एम सादुल्ला, एन माधवरती रिप्लेस्ड बी एल मित्तर, इन्होंने बी एल मित्तर को रिप्लेस करा था एन माधवरती ने। एंड टी टी कृष्णामचारी, तो इन्होंने डीपी खेतान को रिप्लेस करा था ड्राफ्टिंग कमेटी में। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इन्होंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी को हेड करा था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा नहीं थे, ये दिमाग में बात बिठा लीजिए। अब नीचे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन मार्क ऐसे ही नहीं लगा है, वो क्वेश्चन मार्क लगा है इस फोटो के लिए। इस फोटो का उस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, ड्राफ्टिंग कमेटी से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो महाशय हैं, जो मान्यवर बैठे हैं यहाँ पर, ये इन्होंने क्या ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो कि इनकी फोटो यहाँ पर आपको दिखानी देखनी पड़ रही है। इनका एक अच्छा भरा पूरा नाम है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इन्होंने खुद कुछ एक ऐसी चीज करी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और आपको पिक्चर से कुछ कुछ हिंट मिल सकता है कि इन्होंने क्या करा है। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये बताएं या फिर इसके बारे में जरूर सर्च करें, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल, एक और कौन संविधान पे क्वेश्चन, क्वेश्चन संविधान पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू लर्न ऑल द आर्टिकल्स एंड उसके रेफरेंसेस जरूर पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, या फिर एक करेक्ट भी हो सकता है या फिर दो करेक्ट हो सकते हैं या फिर दोनों ही गलत हो सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस है वो है द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल सिंस इट्स इंसेप्शन, मतलब सेक्युलर और सोशलिस्ट जो वर्ड्स हैं वो तभी से एग्जिस्ट करते हैं प्रीएम्बल में जब से वो बना हुआ है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है वन ओनली, मतलब एक करेक्ट है या दो करेक्ट है या दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत है, नीदर वन नॉट टू। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है वन ओनली। अब जो ये सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड्स ऐड करे गए थे वो 42nd अमेंडमेंट में आके थे, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है इस अमेंडमेंट को। और ये मतलब एक एग्जाम में आने वाला बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन हो सकता है। और ये जो एक्ट था वो पास हुआ था पार्लियामेंट में 11 नवंबर को 1976 में। इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और साथ ही साथ इंटीग्रिटी वाला वर्ड भी ऐड किया गया था प्रीएम्बल में, ठीक है। 47 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहते हैं काफी चेंजेस करे थे। इन इसने 7th शेड्यूल में कुछ चेंजेस करे थे, और अप्रोक्सीमेटली मतलब 53 आर्टिकल्स पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बदलाव लाए गए थे।
फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजंस वाज एडेड। इस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि पार्ट 4A का हिस्सा था वो भी ऐड किया गया था। तो अब हम लोग देख रहे हैं जो प्रियम्बल है वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब इसके नेक्स्ट पेज पे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड और मिल जाएगा कि प्रियम्बल जो था वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। मतलब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हो और जैसे कि हर बुक में होता है कि आपको प्रीफेक्स प्रीफेस मिलता है, अबाउट द बुक मिलता है, तो वही सेम चीज प्रियम्बल करता है। वो एक जनरल आइडिया बता देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कहना क्या चाहता है इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में। तो ये एक बढ़िया मतलब क्वेश्चन हो सकता है प्रियम्बल के विषय में भी। 42nd अमेंडमेंट ने इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करके सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सोवरेन सोशलिस्ट और सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया था। और ये वर्ड्स को भी चेंज करा था, यूनिटी ऑफ द नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब देश की एकता और नो नैतिकता पे एक एक बढ़िया सा वर्ड ऐड करा गया था। ये प्रियम्बल ने कहा था 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्करेंट लिस्ट इज द इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अच्छा, एसएससी सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2011। अगेन अगेन recent question, यूएसए कनाडा जर्मनी ऑस्ट्रेलिया। तो रेफरेंसेस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह है, मैंने वही कहा कि आपको जरूर याद होना चाहिए कहाँ कहाँ से लिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी गई है। और यहाँ पर मैंने इसीलिए आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है देश भर के, उनसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोरो करा गया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसकी एक लिस्ट दे दी है, वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे कि आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब अडॉप्ट करा गया है। और अमेरिकन में भी ऐसे ही जुडिशियल सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, रेसिडुअल पावर्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तमाम चीजें अडॉप्ट की गई हैं। ऐसे करके 9 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया गया है। तो वो मैंने एक सिंपल फॉर्मेट में आपको दे दिया है। ये आप पीडीएफ में लिख लीजिए, पीडीएफ से आप अपने में डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एक बुलेट फॉर्म में, जैसा मैं कह रहा हूँ, नोट करिएगा अलग अलग कलरफुल पेन से, या फिर अलग अलग फॉर्म ब्लू ब्लैक के ऑल्टरनेट वे में। इससे आपको जल्दी याद होगा, जो 1 घंटे काम है वो आधे घंटे में हो जाएगा। प्लीज ऐसे करेंगे आपको जरूर जरूर, ये ट्राइड एंड टेस्टेड वे है, इसको जरूर अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस ड्रामा एंड म्यूजिक इन इंडिया। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन, एलडीसी डीओ डीईओ एंड पीए और ऐसे एग्जाम 2000 का क्वेश्चन है। ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य अकादमी। अच्छा, तो ये जितने भी आपने एकेडमीज के नाम सुने यहाँ पर, वो उसमें से एक ऐसी एकेडमी जरूर है जिसका नाम आपने बहुत बहुत सुना होगा, और इसका आंसर भी वही है, और इसका आंसर है संगीत नाटक अकादमी। ये एक ऐसी एकेडमी है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा यू नो बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज कर रही है, और बहुत ज्यादा फैला रही है उसके विषय में लोगों के बीच, इंडियन कल्चर को और ज्यादा फॉस्टर कर रही है। तो इसके बैकग्राउंड है कि संगीत नाटक अकादमी जो है वो सेटअप हुई थी इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा 31 मई 1952 में, और उसी साल वो फंक्शनल भी हो गई थी। और इसके जो ये जो लोकेटेड है वो न्यू दिल्ली में है। इसका जो फेसबुक चैनल है, क्योंकि मैं भी इंडियन कल्चर में रुचि रखता हूँ, तो इसका फेसबुक चैनल है, उस पे आए दिन एक नई नई परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चर की नई नई स्टाइल्स और वेरिएशंस आते रहते हैं। तो आप उसको जरूर देखिए। इसने एक ऐसा काम करा है इंडियन कल्चर को प्रिजर्व और प्रमोट करने का थ्रू आउट इंडिया। तो म्यूजिक डांस और ड्रामा में जिसको रुचि है उसको इसका आंसर ही पता होगा, और साथ ही साथ उसको आने वाले कल्चरल क्वेश्चंस पे भी एक इंसाइट पता होगा। संगीत नाटक अकेडमी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे डिफेंस का क्वेश्चन आ गया है। ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये एक नया क्वेश्चन है। अर्जुना, इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड मेन बैटल टैंक। Falcon is cruise missile supplied by Russia to India. Saras, indigenously developed civil passenger aircraft. ऑपरेशन सी बर्ड, न्यू इंडियन नेवल बेस एट करवर। तो इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसके जो कि नाम और डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, करेक्ट नहीं है, फॉल्स है। तो इसका आंसर डिफेंस में रुचि रखने वाले जो भी कैंडिडेट्स होंगे, एसएसबी वगैरह, एनडीए सीडीएस वगैरह के जो बंदे होंगे उनको पता होगा। इसका आंसर है फैल्कन। फैल्कन एक क्रूज मिसाइल है जो कि इसराइल ने इंडिया को दिया है, रशिया ने नहीं दिया है। ठीक है, बाकी जो 3 चीजें दी हुई हैं वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि
फ्रेम करके क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि न्यू इंडियन नेवल बेस ऑपरेशन सी बर्ड कहाँ पर है, करवर में है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की एक लिस्ट मिल जाएगी, वो आप पीडीएफ में जाकर देख लीजिए। ये ब्रह्मोस 300 किलोमीटर की रेंज है उसकी, निर्भय, प्रहार, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, बहुत बहुत मिसाइल्स हैं। इंडिया की रेंज इस मामले में, डिफेंस के मामले में बहुत बहुत तरक्की कर रही है। अभी रिसेंटली रशिया के साथ भी कुछ टाइज हुए हैं S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स और कलाशनिकोव वेरिएशंस की जो वेपन्स हैं उनके बारे में, तो काफी समझौते हुए हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मिसाइल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा अगर आपको इस मामले में रुचि है और अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। Consider the following statements. Gyanpith Award is given to any of the Indian citizens who writes in the 8th scheduled languages of India. Gyanpith Award was awarded for the first time in 1961. अब इसमें वही सेम चीज है, किस स्टेटमेंट्स में मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। अब इसी में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आजकल एग्जाम में कुछ नए तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं जिसमें है असर्जन और रीजन टाइम पे। ये अभी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस एक नया पैटर्न है असर्जन और रीजन का। ये हालिया देखने को मिला है, तो आगे आने वाली जो स्टैटिक जीके की क्विजेस वगैरह हैं और जो भी वीडियोस होगी उसमें मैं ये क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एक इंसाइट मिल जाए कि भैया ये क्या होता है ना। और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपको क्विज के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे भी जनरली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, यूजुअली इन अ डे और टू, आज भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इवनिंग आवर्स में हम लोग बेसिकली क्विज कंडक्ट कराते हैं। मॉर्निंग आवर्स में भी क्विज होती है, वो शायद हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पे डिपेंड करती है। सर्जन रीजन के जनरली हम लोग क्वेश्चंस इवनिंग आवर्स पे रखेंगे, जब आप लोग अपनी स्टडी टाइम से फ्री होके ब्रेक लेके टी ब्रेक लेके आप देख सकें, उसको अटेंड कर सकें। एक बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है सर्जन रीजन का भी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। और ज्ञानपीठ अवार्ड के अभी रिसेंट अवार्डीज भी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आज पेपर में भी आया, न्यूज़पेपर में भी आया, जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। तो मैं आपको ये काम देता हूँ कि उसके बारे में आप जरूर जानिए, ज्ञानपीठ अवार्ड अभी रिसेंटली किसको मिला है। मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है 1-2 दिन में। आपको खुद ढूंढना है, खुद नोट करना है और इसको अपने दिमाग में फीड कर लेना है। फिर जब क्विज होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं चाहता हूँ आप 100% उसको करेक्ट आंसर करें। अच्छा ठीक, तो both the statements are correct. Any Indian citizen who writes in any of the 8th scheduled languages of India is eligible for the honor. ज्ञानपीठ अवार्ड उस किसी बंदे को मिल सकता है जिसने 8 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज पे लिखा है। ठीक है, अवार्ड जो कि इंस्टीट्यूटेड हुआ था 1961 में। बेसिक इन्फो है, इसमें आ सकता है जैसे वो क्वेश्चन हमने अभी दिखाया, वो आ सकता है इसी फॉर्मेट में, या फिर नए पूछ सकते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है अभी हालिया। तो ये मैं आपको आज के लिए एक टास्क देता हूँ, आप जरूर लिखिएगा इस बारे में, ढूंढिएगा। हम लोग टेलीग्राम चैनल पे उसके बारे में 1 या 2 दिन में क्विज ला सकते हैं। लेप्रोसी बैसिलस वाज इन्वेंटेड बाय, एसएससी टीए टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था जो 2009 का, उसमें आ चुका है, कोच, हैंसन, फ्लेमिंग, हार्वे। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है इंटरनेट का मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में कुछ ऑप्शन, जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उसमें से एक ऑप्शन है कॉच और हैंसन, उसके बीच में ये एक बेसिकली डिस्प्यूट पैदा करता है, विवाद पैदा करता है, क्योंकि कोई कई जगह पे कई कई साइट्स पे कोच कॉच दिया है इसका आंसर। तो मैं कहूंगा कॉच इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है हैंसन। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, हैंसन इज द करेक्ट आंसर। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हैंसन ने ये बैसिलस, लेप्रोसी बैसिलस खोजा था। तो प्लीज इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ हैंसन के बारे में। माइसोबैक्टीरियम लेप्रे, ये जो मतलब जिसके थ्रू लेप्रोसी होता है, कॉजेटिव एजेंट है लेप्रोसी का, वो जीएच और मॉयर हैंसन ने डिस्कवर करा था नॉर्वे में 1873 की। ठीक है, और हैंसन ने कई सारे ऑब्जर्व, मतलब ये यहाँ पे एक साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन आ गया कि ये बैक्टीरिया होता कैसा है। तो हैंसन ऑब्जर्व्ड अ नंबर ऑफ नॉन डिफ्रैक्टाइल स्मॉल रॉड्स, मतलब एक ऐसे रॉड्स डिस्कवर किए गए थे उसके अनस्टेन टिश्यू पे, मतलब टिश्यू में जो बैक्टीरियल टिश्यू है उसमें टिश्यू सेक्शंस में ऐसे स्मॉल रॉड्स डिस्कवर किए गए थे जो कि नॉन रिफ्रैक्टाइल है। और ये पोटेशियम आय, तो मेरे ख्याल से ये डाई होगा, पोटेशियम डाई में सॉल्युबल नहीं थे। और ये बेसिकली एसिड और अल्कोहल फास्ट के फॉर्मेट में थे। 1879 में इन्होंने पहले तो अनस्टेन वे में देखा था, अब इन्होंने स्टेन करा इसको जील्स मेथड के से।
तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो लेप्रोसी बैसिलस था वो किस मेथड से स्टेन किया गया था, वो जील्स मेथड से किया गया था, और इसकी सिमिलैरिटीज पाई गई थी कोच के बैसिलस ने माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि ट्यूबरक्लोसिस को कॉजेटिव एजेंट है। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। Arrange the following awards in the correct chronological order. In the correct chronological order: Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjuna Award, Dhyanchand Award, Dronacharya Award. Select the correct answer from the quotes. तो जो इसका मतलब जब भी अवार्ड्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुए थे उसके वे में हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो उसके ऑप्शंस आप देख सकते हैं, नीचे दिए हैं 3241 2341, या ऑप्शन सी 2413, या ऑप्शन डी 3214। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 2413। ठीक है, मतलब पहले अर्जुन अवार्ड, फिर उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड, फिर उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फिर उसके बाद ध्यानचंद्र अवार्ड। ठीक है, तो उसके ईयर्स आपको मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे। अर्जुन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड हुआ था 1961 में, द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1985, while राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड was commenced in the year 1991 to 1992. ध्यानचंद्र अवार्ड was initiated in 2002. ओके, तो और क्योंकि काफी बंदों को डाउट होता है भारत रत्न पद्म विभूषण में से कौन सा सुपीरियर सुपीरियर ऑर्डर है, तो मैंने एक ऑर्डर मेंशन कर दिया फ्लो चार्ट के थ्रू। पहले भारत रत्न आता है, फिर उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर उसके बाद पद्म भूषण आता है, फिर उसके बाद पद्मश्री आता है। ऐसे करके सीनियरिटी ऑर्डर है इसका। ये इंस्टीट्यूटेड ऑर्डर नहीं है, सीनियरिटी ऑर्डर है, उसकी भी हमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन? तो इसके लिए तो आपको पहले बताना चाहिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ। ये एसएससी जीआर टीयर 1 एग्जाम 2011 में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है फिर से। ये आ सकता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ये भी आ सकता है। तो इसके जो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स, वॉल्व्स, कोर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो इसका करेक्ट आंसर है वॉल्व्स, ऑप्शन बी। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी अगले पृष्ठ पे लिखेगी। तो जो कंप्यूटर जिसके बारे में बता रहा था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वर्ल्ड का, वो है एबीसी, एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ये प्रोग्रामेबल नहीं था, बट पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जरूर था। और ये एटेनासॉफ्ट जो है वो फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, वन ऑफ द फादर्स ऑफ द कंप्यूटर। लेट 1939 1939 में जॉन एटनसॉफ्ट ने क्लिफोर्ड बेरी के साथ मिलकर इसका एक प्रोटोटाइप बनाया था, एक पहला मॉडल बनाया था, डेमो मॉडल बनाया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आगे चलकर बना था। और इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन बनाई थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी, वैक्यूम ट्यूब्स और बाइनरी नंबर्स, यहाँ पे बाइनरी नंबर्स होगा, बाइनरी नंबर्स और कैपेसिटर्स के थ्रू ऑपरेट करता था। कैपेसिटर्स वर इन अ रोटेटिंग ड्रम दैट हेल्ड द इलेक्ट्रिकल चार्ज फॉर द मेमोरी। तो इस वे में ये मेमोरी को होल्ड कर पाता था। द फाइनल प्रोडक्ट वाज द साइज ऑफ अ डेस्क, मतलब एक कितना बड़ा कंप्यूटर हो सकता है। पहले पहले बहुत बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये बता रहे हैं कि ये पहले फाइनल प्रोडक्ट जो बना था वो साइज ऑफ अ डेस्क था, जो कि 700 पाउंड वे करता था, और उसमें 300 वैक्यूम ट्यूब्स थी और कंटेन्ड अ माइल ऑफ वायर्स। तो ऐसे करके मतलब अब हम लोग थ्रू द जनरेशन आते हुए अब ये कंप्यूटर्स में तरक्की हुई है कि अब वो छोटे होते जा रहे हैं साइज में, एंड इट्स बीइंग यूजर फ्रेंडली। तो यही क्वेश्चन पहले आ सकता है एसएससी वगैरह एग्जाम्स में कि एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर ये कौन सा कंप्यूटर था जिसने मतलब प्रोग्रामेबल नहीं था बट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये इन्फो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो एजेंसीज दी हुई हैं, उनके हेडक्वार्टर्स बताने हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। तो उनके ऑप्शन है नायरोबी, वियना, बर्न, न्यूयॉर्क। नीचे कोड्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसका हेडक्वार्टर नायरोबी में है। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो तुम्हारा वियना में है, और यूनाइटेड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का जो हेडक्वार्टर है वो बर्न में है। अगली स्लाइड पे आपको पूरी लिस्ट मिलेगी यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स की, वो आप रट लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल। हर एक एग्जाम में बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा।
तो ये आपको रटना है, कोई इसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है, रटना पड़ेगा। एग्जाम में आ सकता है। जेनेवा तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा है। जनरली डब्ल्यू एच ओ पर बहुत ज्यादा आया हुआ है, डब्ल्यू एच ओ के ऊपर मेन फोकस है, तो वो जेनेवा में है। डब्ल्यू एच ओ को मेन मेन आप याद कर सकते हैं, डब्ल्यू एच ओ जेनेवा में है। जेनेवा की एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि जनरली जेनेवा और वॉशिंगटन से वो ज्यादा देते हैं। आईएमएफ का भी पूछ लेते हैं, आईएमएफ का है वॉशिंगटन डीसी में। और इनके जो हेड्स हैं वो भी पूछ लीजिए, वो भी याद कर लीजिएगा। यूएन को तो आपको पता ही है, एंटोनियो ग्यूटरेस। और ऐसे ही करके आपको और सबके पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी बैंड फॉर फ्रॉम यूजिंग नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी बैंड फॉर यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन ओलंपिक गेम्स। एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2015 का एग्जाम, 2015 का क्वेश्चन। प्रतिमा कुमारी, अश्विनी अकुंची, टी सनमचा छानू या सुमिता लाहा। जो उसका करेक्ट आंसर है वो है अश्विनी अकुंजी। और इसके बारे में बैकग्राउंड ये है कि 6 इंडियन वुमेन एथलीट्स इंक्लूडिंग एशियन गेम्स डबल गोल्ड मेडलिस्ट अश्विनी अकुंजी को 1 साल का सस्पेंशन दिया गया था, जब इनको पॉजिटिव टेस्ट करा गया था, जो कि बैंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के यूज के लिहाज से, यू नो, दिसंबर 2011 में ये हुआ था। और इंडिया के 400 मीटर रनर्स या कुंजी, जॉना मुर्मू, मनदीप कौर, प्रियंका पनवार, सीनी जोस एंड टियाना मैरी थॉमस, टीएम थॉमस had tested positive for methanedienone। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड था जिसके लिए इनको पॉजिटिव टेस्ट करा गया था। ये फर्स्ट थी जिन्होंने करा गया था, बाकी रनर्स के नाम भी दिए हुए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following presidents of MCC was a non-professional cricketer? SSC CGL Tier 1 एग्जाम 2013, recent क्वेश्चन अगेन। और पूछा गया है कि कौन इनमें से प्रेसिडेंट थे एमसीसी के, जो कि साथ ही साथ एक नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर थे। टेड डेक्स्टर, कॉलिन काउड्री, पीटर मे, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। जो इसका सही आंसर है वो है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा और देता हूँ, बैकग्राउंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस वाज अ ब्रिटिश क्रिकेट जर्नलिस्ट एंड अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एमसीसी। तो बेसिकली क्रिकेट जर्नलिस्ट थे और नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर बेसिकली। एंड ये कमेंटेटर भी रहते फॉर टेस्ट मैच स्पेशल टीएमएस ऑन बीबीसी रेडियो फ्रॉम 1973 अंटिल डायग्नोस्ड विद टर्मिनल कैंसर इन जनवरी 2012। इनको टर्मिनल कैंसर के लिए डायग्नोस किया गया था जनवरी 2012 में। और ये एक नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर थे जो कि कमेंटेटर भी रहते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच केमिकल वॉज एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। सीडीएस का क्वेश्चन आ गया है। तो फौजी भाइयों, जवानों, ऑफिसर्स, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि विच केमिकल वॉज एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ्रेमिंग में इसको हम लोग को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि कौन सा केमिकल सिंबल था फ्रीडम स्ट्रगल का। ऑप्शन है ग्लूकोज, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, सोडियम क्लोराइड। आप उसको ध्यान से पढ़िए, आपको ऑप्शन से जरूर कोई हिंट मिलेगा कि आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है वो है सोडियम क्लोराइड, NaCl, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। अब फ्रीडम स्ट्रगल, टेबल सॉल्ट खुद ही कनेक्ट कर लीजिए यार। दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च इंपॉर्टेंट सिंबल इसलिए है क्योंकि ये दांडी मार्च से संबंधित है। ऑप्शन 4 इसीलिए करेक्ट हो जाता है। ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर एक बहुत ही भयानक सा टैक्स लगा दिया था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने प्रोटेस्ट करा, दांडी मूवमेंट, दांडी मार्च मूवमेंट स्टार्ट करा, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की सॉल्ट बनाई। और अब सोडियम के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सोडियम इज इंपॉर्टेंट एज बीइंग एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि वाटर कंटेंट को मैनेज करता है हमें बॉडी में, साथ ही साथ नर्व इम्पल्सेस और मसल मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ये सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम लॉस ऑफ, वो प्रिवेंट करता है सोडियम लॉस को हमारी बॉडी से, जब कोई डिहाइड्रेशन या एक्सेसिव स्वेटिंग होती है समर्स में खासकर। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट सच एज आईवी इन्फ्यूजन्स एंड कैट हीटर फ्लशेस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following petroleum refinery products has the lowest boiling point? Again, a question from CDS. Kerosene, diesel, gasoline, lubricating oil. तो साइंस में रुचि रखने वालों को उसका पता होगा शायद आंसर। इसका आंसर है गैसोलीन। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि जब बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो दिया है इसमें। अल्कोहल होता है, फिर उसके बाद पेट्रोल आता है, फिर वाटर, फिर केरोसिन। इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन इसी ऑर्डर में डिक्रीज करेगा। और कुछ सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, वो आप रेफरेंस ले सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ प्री रिक्विजिट नहीं है किसी एग्जाम के लिए कि ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
तो 2 कॉलम्स दिए हैं, वही मैचिंग द फॉलोइंग आ गया है कि हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन-सा है, नॉन मेटल कंडक्ट्स कौन-सी मतलब नॉन मेटल कौन-सा ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, साथ ही साथ नॉन मेटल विद लस्टर कौन-सा है, नॉन मेटल यूज्ड एज़ फंजीसाइड कौन-सा है। तो इसके ऑप्शंस है ग्रेफाइट, सल्फर, डायमंड, आयोडीन। मैच करना है आपको। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, मतलब हार्डेस्ट नॉन मेटल है आपका डायमंड, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है। और नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वो हो जाएगा आपका पी यानी ग्रेफाइट। और नॉन मेटल विद लस्टर मतलब शाइन के साथ जो एक नॉन मेटल होता है, वो इकलौता है तुम्हारा आयोडीन। और जो कि एक नॉन मेटल है जो कि फंजीसाइड के रूप में यूज होता है, वो है आपका सल्फर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, एलोट्रोप है कार्बन का, ये याद रख लीजिएगा। एंड ये बहुत ब्रिटल होता है, अगर आप इसको हैमर से बीट करोगे तो ये तुरंत टूट जाएगा। ये एक डायमंड की पहचान भी होती है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। एंड ग्रेफाइट इज अनयूजुअल बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज नॉन मेटल एंड इट इज द ओनली नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि ऊपर पढ़ लिया था। और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस और शाइन मारता है। एंड सल्फर इज यूज्ड एज फंजीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स बिकॉज इट प्रिवेंट्स फंगल स्पोर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड ग्रोइंग। तो सल्फर का एक मेडिसिनल यूज है ये। आगे बढ़ते हैं। इन 1981 इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कॉल्ड। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन आ गया है। अभी आरआरबी का ग्रुप डी का क्वेश्चन, आरआरबी का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस लिहाज से कि 1981 में इसरो ने कौन सी पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च की थी। उसका नाम बताना है आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर 2, इनसैट आईबी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एप्पल। और ये उसकी फोटो भी आ गई है। ये इंडिया की फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जियो स्टेशनरी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। उसके ऊपर एक स्टैम्प भी रिलीज हुआ था, ये आपको दिख रहा होगा। एप्पल उपग्रह नाम है उसका, नीचे लिखा हुआ है। और ये उसकी फोटो है। नो, बहुत ही अ, अच्छा क्वेश्चन है उस लिहाज से। और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, पहले तो एप्पल का फुल फॉर्म देख लीजिए। एरियाने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट was ISRO's first indigenous experimental communication satellite। लॉन्च डेट दी हुई है, लॉन्च साइट दी हुई है, लॉन्च साइट कूरो फ्रेंच गियाना में है। वहां से लॉन्च की गई थी। और लॉन्च व्हीकल था एरियाने 1V3। और जून 19 1981 में इसको लॉन्च किया गया था। एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विद अ सी बैंड ट्रांसपॉन्डर। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, इतना ही याद रखना है, एग्जाम में हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग 20 क्वेश्चंस पूरे समाप्त कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अब थोड़ी सी करंट अफेयर्स आपको अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने जो हेडलाइंस आज के आजकल हफ्तों में आई हैं, वो मैंने इसमें इसके थ्रू, इस टाइमलाइन के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है। पहले तो इंडियन एक्सप्रेस में भी रिसेंटली आया था कि जो रशिया के पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, उनकी विजिट हुई है अभी अभी टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ इंडिया रशिया टाइज। उसके बारे में पढ़ लीजिएगा न्यूज़पेपर की कटिंग के थ्रू। और हिंदू में निकला है, व्हाई इज द सेंटर गोइंग टू रिवाइज इनकम एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सभी कुछ मानदंड तय हो रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अभी 8 लाख रुपए पर एनम जो इनकम है, उसके उसके ऊपर काफी विवाद चल रहा है कि यार इतनी ज्यादा जिसकी इनकम है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कैसे आ रहा है। तो उसके ऊपर एक पूरा कॉलम आया हुआ है हिंदू में, वो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उससे आजकल रिसेंटली फ्रेम हो रहे हैं क्वेश्चन। और इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया हुआ है एक हेडलाइन है कि फ्रेंच फर्म्स फॉर्मलाइज अरेंजमेंट्स फॉर जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट अंडर मेक इन इंडिया। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है क्योंकि ये अभी वर्ल्ड का मतलब लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट होने जा रहा है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। और इसके बारे में अभी ये इन द मेकिंग है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि ओमिक्रॉन प्लंजेस द वर्ल्ड इनटू कलेक्टिव अनसर्टेनिटी। ओमिक्रॉन तो भैया रोज हर जगह खौफ है ही है। ओमिक्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन, कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन, कोविड की वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको थरली आनी चाहिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोविड के बारे में आपको, जैसे कि जो भी वैक्सीन हैं उनकी जो रिलीज डेट है, कौन सी इंडस्ट्री उसको प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी मेडिसिनल एजेंसी उसको प्रोड्यूस कर रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने वेस्टर्न कंडेम्स तालिबान ओवर द किलिंग्स इन अफगानिस्तान, उसमें एक कॉलम आया हुआ है, वो ही पढ़ लीजिएगा। तालिबानीज के बारे में पता होना चाहिए। एसएसपी के लेक्चरेट्स में तालिबान और अफगानिस्तान, इंडो अफगानिस्तान रिलेशनशिप के ऊपर एक ट्रेंडिंग टॉपिक होने के कारण एक आ सकता है टॉपिक, वो भी याद कर लीजिएगा, ग्रुप डिस्कशन में भी आ सकता है। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी
आखिरी स्लाइड पर हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ये है हमारा 3 पार्ट प्लान। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारी वीडियो को अगर लाइक करते हैं, हमें हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं फेस हॉटस्पॉट को, तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस होता है, तो आप वो टेलीग्राम चैनल पर ढूंढ सकते हैं। बेसिकली टेलीग्राम चैनल पर आपको हैंड रिटन नोट्स, इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप्स और तरह-तरह की इंफॉर्मेशन ऑलवेज 24/7 अवेलेबल मिल जाएंगी। और ये हमारा चैनल है फेयर्स हॉटस्पॉट। मोर ओवर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज अर्षित बंसल। बहुत बहुत मजा आया। हर्षित कपूर ने अभी आपका करंट अफेयर का सेशन दिया था, आशा है आपको वो भी एंजॉय कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स का सेशन डेली बेसिस पे आता रहेगा। इन केस अगर कोई वीडियो नहीं आ पाती है किसी दिन, तो उसका जो मटेरियल होगा उस दिन का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, अटेंटिवली लिसनिंग। दिस इज अर्चित बंसल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।